नमस्कार दोस्तों, आज फिर डॉक्टर नीलाभ मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और आज का टॉपिक है हिप जॉइंट का टीबी। जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी सिर्फ लंग्स में ही नहीं होती, फेफड़े की टीबी तो होती है, लेकिन फेफड़े के अलावा भी टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। जब टीबी की हम बात करते हैं तो ये शरीर में ब्रेन से लेकर बोन से लेकर जॉइंट तक हर जगह टीबी हो सकता है। आखिर ये जॉइंट तक पहुंचता कैसे है? जिसके 3 रूट है। या तो जब किसी टीबी के मरीज के आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपके सांस से ये लंग्स में जाकर या तो लिम्फ नोड में चला जाता है, लिम्फ नोड के थ्रू फिर बोन्स में आता है, ब्लड में आकर, या कुछ कोई गाय हो जिसको टीबी हो और उसका दूध बिना पाश्चराइज या स्टरलाइज किए हम पीते हैं तो वो पेट का टीबी होता है और पेट के टीबी से फिर ब्लड में जाकर ये किसी भी जॉइंट में बैठ जाता है। 2 जगह बोन्स में काफ़ी कॉमन होता है, एक तो स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी हुई और दूसरा ये हिप जॉइंट में जहाँ सबसे कॉमनली पाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिप जॉइंट का टीबी। हिप जॉइंट का जब टीबी होता है तो इसमें पेशेंट के कई सिम्टम होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप करते हैं। उसको समझने के लिए हमें बीमारी के स्टेज को समझना पड़ेगा। जैसा आप देख रहे हैं, एक तो ये बॉल है जो थाई बोन के कांटेक्ट में होता है और जिसे फेमोरल हेड कहा जाता है, और दूसरा ये सॉकेट है जिसके अंदर ये बॉल मूव करता है, इसे हम एस्टाबुलम कहते हैं। तो ये इसके भीतर एक झिल्ली होती है, जैसे ये है, उसे हम सैनोवियम कहते हैं। तो ये टीबी का बैक्टीरिया आके सैनोवियम में भी बैठ सकता है या सीधा बोन को भी इफेक्ट कर सकता है कि इस साइड में फेमोरल हेड को इफेक्ट कर ले या एस्टाबुलम में डायरेक्ट हो जाए। कहीं भी ये जब बैठता है तो सबसे पहले सैनोवियम इन्फ्लेम्ड होता है, जिसकी वजह से जॉइंट में फ्लूइड काफ़ी बनता है। इसे हम स्टेज 1 या स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस कहते हैं। दूसरे स्टेज में जब ये बीमारी एडवांस होती है, जिसे स्टेज ऑफ अर्ली अर्थराइटिस कहा जाता है, तो ये जॉइंट पे एक पतला सा लेयर होता है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ये उसे इफेक्ट करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है और बोन्स को भी इफेक्ट करना शुरू करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता स्टेज ऑफ अर्ली अर्थराइटिस में। तो उससे होता क्या है कि ये हिप जॉइंट का स्पेस जो है ये कम होना शुरू होता है। स्टेज 1 में जब साइनोवाइटिस होती है, फ्लूइड होता है, तो पैर अचानक थोड़ा सा लंबा लगने लगता है। स्टेज 2 में जब स्टेज ऑफ अर्ली अर्थराइटिस आती है तो पैर छोटा लगने लगता है। फिर तीसरा स्टेज आता है स्टेज ऑफ एडवांस अर्थराइटिस, जिसमें ये फेमोरल हेड या एस्टाबुलम खराब होना शुरू हो जाता है। जब ये खराब होना शुरू होता है तब ट्रू शॉर्टनिंग होती है। उस समय चूंकि ये शॉर्टनिंग हो रही है बोन के डिस्ट्रक्शन से। स्टेज 2 में बोन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, स्टेज 3 में बोन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, इसीलिए इसे एडवांस अर्थराइटिस कहा जाता है। और स्टेज 4 जो होता है उसमें एडवांस अर्थराइटिस विद डिसलोकेशन और वॉन्डरिंग ऑफ द हिप जॉइंट कहा जाता है। इसमें जॉइंट इतना डिस्ट्रॉय हो जाता है कि ये जॉइंट या तो डिसलोकेट कर जाता है या एस्टाबुलम ये पूरा फ्री हो जाता है और पूरे इस फीमर हेड जॉइंट के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। या कई बार ये एस्टाबुलम पूरा टीबी के बैक्टीरिया खा लेते हैं तो ये हेड अंदर घुस जाता है, पेल्विस में घुस जाता है, जो प्रोटीजियो स्टेबलाई कहा जाता है। ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बीमारियों को मिमिक करता है। जैसे अगर छोटे बच्चों में हो रहा है तो पर्थी डिजीज से इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। 20 से 30 में हो रहा है स्टेज 1 या 2 में तो एवियन जो एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है उससे इसकी कन्फ्यूजन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से होता है, कई चीज़ों को ये मिमिक करता रहता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? शुरू में इसके कोई सिम्टम नहीं होते, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी इंसीडियस होता है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। कई बार पेशेंट इसको नोटिस भी नहीं करते, लेकिन उनकी चाल में एक लचक आ जाती है, लिम्प आ जाता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि स्टेज 1 में पैर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अपरेंट लेंथ नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होता है। जॉइंट में स्वेलिंग की वजह से लंबा लगने लगता है और पूरा पेल्विक टिल्ट कर जाता है इसकी तरफ। तो
लिम्पिंग आती है, फिर धीरे धीरे ये पेनफुल हो जाता है, तो पेनफुल लिम्पिंग होती है, फिर पैरों की शॉर्टनिंग हो जाती है, उसके बाद से मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ग्रेजुअली पेन बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे अर्थराइटिस बढ़ता चला जाता है। इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहले तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एक्सरे। हम एक्सरे करवाते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी को एक्सरे में विजिबल होने के लिए जब तक 30 to 40% बोन का डिस्ट्रक्शन ना हो या जॉइंट का डिस्ट्रक्शन ना हो, वो एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो शुरू के स्टेजेस में एक्सरे नॉर्मल आएगा। सेकेंड टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। जो इनिशियल स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस होता है उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में बताता है कि जॉइंट के अंदर फ्लूइड है। फिर एमआरआई करवा सकते हैं, फिर सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम फ्लूइड एस्पिरेट कर सकते हैं जॉइंट से, जिसका उसको हम जब जांच करवाते हैं और टीबी के बैक्टीरिया उसमें निकलता है, जैसे जीन एक्सपर्ट टेस्ट हम करवाते हैं या पीसीआर करवाते हैं, तब ये कंफर्म हो जाता है कि ये जॉइंट का टीबी है। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं तो ये जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, INH, रिफैम्पिसिन, इथाम्बिटोल और पैराजेनामाइड, इन दवाइयों से ये ठीक हो जाता है। लेकिन पेशेंट को हम बोलते हैं बेड रेस्ट पे रहने के लिए, चलने के लिए नहीं बोलते हैं। किसी ज़माने में ट्रैक्शन दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में ट्रैक्शन यूजुअली हम नहीं देते हैं अनटिल अनलेस कि जॉइंट काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गया। जब दवाइयाँ खाते खाते 3 महीने 4 महीने हो जाता है और पेन कम हो जाता है, तभी पेशेंट को धीरे धीरे हम इस पर वेट बेयरिंग शुरू करवाते हैं। लेकिन जॉइंट जब काफ़ी ख़राब हो गया रहता है तब ये ज़रूरी होता है कि एक तो डिजीज़ हम कंट्रोल करें टीबी की दवाइयाँ देके, और दूसरा हम डिफॉर्मिटी को कंट्रोल करें। डिफॉर्मिटी को कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं, जैसे हम जॉइंट की डिब्राइडमेंट करते हैं, जो पस वगैरह होता है वो सारा निकाल के सफाई करते हैं। ऑस्टियोटमी की जाती है जब डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो पैर को सीधा करने के लिए हड्डी काट के उसको सीधा करके फिर हम फिक्स करते हैं। जॉइंट जब पूरा ख़राब हो गया रहता है, स्टेज 4 में आ गया, अब किसी भी दूसरे ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं है, तब 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है गर्डल स्टोन आर्थोप्लास्टी कहा जाती है या एक्सिजनल आर्थोप्लास्टी कहा जाता है, जिसमें हम यहाँ से इस बॉल को निकाल देते हैं तो ये फ्री हो जाता है। टर्न काफ़ी छोटी होती है, चाल में लचक होती है, लेकिन पेशेंट सब कुछ कर पाता है, पेनफुल मूवमेंट होता है। बट इन द लॉन्ग रन उसका असर पीछे स्पाइन पे आना शुरू हो जाता है, स्पाइन में चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो इसलिए अब आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन नहीं रह गया, एक्सेप्ट जो काफ़ी पुअर पेशेंट हो। दूसरा होता है कि इस जॉइंट को हम फ्यूज़ कर देते हैं, आर्थरोडिसिस कही जाती है। इस जॉइंट को जब हम फ्यूज़ कर देते हैं तो पेन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ इस जॉइंट की मूवमेंट भी ख़त्म हो जाती है। तो आज के डेट में ये भी ऑपरेशन बहुत पॉपुलर नहीं रहा, एक्सेप्ट कि जो बहुत पुअर पेशेंट होते हैं और कोई ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनमें हम एक्सिजनल आर्थोप्लास्टी या आर्थरोडिसिस की बात करते हैं। आज की डेट में बहुत ही कॉमन ऑपरेशन जो हो गया है वो हो गया है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जब बीमारी कंट्रोल में आ जाती है तो हम इस जॉइंट, चूँकि ये जॉइंट पूरा ख़राब हो चुका है, तो हम इस साइड में अस्टाबुल के साइड में एक पॉलीथिलीन का बॉल लाइनिंग आती है, वो हम डाल देते हैं, और ये बॉल जो है मेटल कहा जाता है वो हम इधर चेंज कर देते हैं, जो टोटल हिप कहा जाता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ये हम कर देते हैं। तो इससे पेशेंट का पेनलेस और पूरी मूवमेंट, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आता है, जो पेशेंट सब कुछ कर सकता है। ये ग्रेजुअली, पहले लोगों को डर होता था कि इसमें इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन ये पाया गया कि टीबी की डिजीज़ में जब टोटल नी या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम है, इसलिए ग्रेजुअली ये ऑपरेशन काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इस टॉपिक पे आज इतना ही। अगली बार हम अगले नए टॉपिक के साथ आएंगे, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।